unless positive ion can move from the zinc half shell to the copper half shell. And negative ion from the copper half shell. Next point, फिर से बोलो, वही वाला पहला वाला ही. The half shell reaction will stop. हाँ, stop. Unless positive ion can move from the zinc half shell. लिखा? To the copper half shell. And negative ion from the copper half shell. Negative ion from the copper half shell can move to the zinc half shell. ओके, इतना लिखा. यहाँ पर बात कुछ नहीं हो रही. यहाँ पर अगर मैं आयोनाइजेशन कर रहा हूं तो कॉपर +2 और SO4 -2 मिल रहा है. ओके, यहाँ पर क्या मिल रहा है? जिंक +2 एंड SO4 -2 मिल रहा है. चलो, यहां से जैसे इलेक्ट्रॉन का मुंह इधर जा रहा है, कौन से आयन की कंसेंट्रेशन बढ़ रही है? Zn+2 की कंसेंट्रेशन क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है. तो पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है ना. यहाँ पर कौन से आयन की कंसेंट्रेशन इंक्रीज होगी? क्योंकि यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रॉन आएंगे कॉपर का आ जाएगा ऊपर, तो आयन कंसेंट्रेशन कौन सी इंक्रीज हो रही है? नेगेटिव. अभी इसको बैलेंस करने के लिए कॉपर हाफ सेल कहाँ जा रहा है? जिंक के यहाँ, जिंक हाफ सेल. ओके, लेकिन यहाँ पर एक चीज, ये 2 पॉइंट मैंने अभी बोले, लेकिन एक चीज नेसेसरली हमें फॉलो करनी है कि कॉपर और जिंक के आयन मिक्स ना हो जाए. समझ में आ रहा है? वो हमें बड़ा ध्यान रखना है. इसलिए कंटिन्यूअली ऑब्जर्वेशन में होता है ये वाला सेल, गैल्वेनिक सेल. क्लियर है? क्योंकि ये इतना अच्छे से डेवलप हुआ नहीं है. ये जो बैटरीज होती है वो ऐसे नहीं होती प्रॉपर वे से. ये स्टार्टिंग में मिला था इसलिए हम लोग करते थे. लिखना है, इट इज नेसेसरी दैट दिस आयन फ्लो. It is necessary that this ion flow. ठीक है बच्चे? It is necessary that this ion flow occur without mixing. Of the zinc ion and copper ion solution. Occur without mixing of the zinc ion and copper ion solution. Zinc ion and copper ion solution. If copper ion comes into contact with the zinc metal, if copper ion comes into contact with the zinc metal, if copper ion comes in contact with the zinc metal, दोनों सॉल्यूशन का मिक्सअप होना चाहिए. नहीं, आयंस की लेन देन चलेगी लेकिन वो भी बैलेंसली. ओके, चल मैंने कौन सा सर्किट लिखवाया है, आउटर या इनर? ये पूरी चीजें किसके बारे में थी? आउटर सर्किट या इनर सर्किट के बारे में? इनर सर्किट. आउटर सर्किट अपना इलेक्ट्रॉन वाला होता है. समझ में आ रहा है? ओके, तो इलेक्ट्रॉन वाला तो इतना कुछ नहीं. इलेक्ट्रॉन का फ्लो और करंट का फ्लो अपोजिट होना चाहिए, इसलिए लिखवाया नहीं, ये याद रखना. चलो, यहाँ पर गैल्वेनिक सेल खत्म हो जाता है. अभी यहाँ पे हमारे पास 2 पार्ट पढ़ रहे हैं सेल के. एक है मेटेलिक कंडक्टर. 2 कंडक्टर है ना यहाँ पे. देखो, डिस्कशन से हम लोग ये चीज पढ़ लेंगे आराम से, तुम लोग यहीं पे याद हो जाएगी. बस इतना है, थोड़ा ध्यान देना. हमारे पास 2 टाइप के कंडक्टर है इस पूरे सेल में. एक कंडक्टर है मेटालिक, है ना, मेटल, जिसे हम लोग इलेक्ट्रोड बोलते हैं. और एक कंडक्टर है आयोनिक, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक बोलते हैं. समझ में आ रहा है?
इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, और ये क्या हो गया कंडक्टर इलेक्ट्रोड। मतलब दो टाइप के कंपोनेंट्स हमारे पास है जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्या है रिस्पॉन्सिबल है। चलो अभी यहाँ पर दोनों में फर्क क्या है, दोनों कैसे वर्क करते हैं, एक का वर्क अलग प्रोसीजर से होता है, एक का अलग। जैसे कि मेटेलिक कंडक्टर है वो इजीली इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देता है, करता है कि नहीं करता है, इजीली इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है। मेटल पे अगर हमें कुछ चीज करनी है तो वहां पे ऐसा नहीं कि करंट पास आउट करना पड़ेगा, सही में करंट पास आउट करना होता है केमिकल चेंजेस के लिए कि आयोनाइजेशन हो जाए। जैसे कि यहाँ पर कॉपर का मैंने इलेक्ट्रोड डाला है, लेकिन कॉपर आयन में Cu+2 आयन और SO4-2 आयन, उसको अलग तो करना है ना, तो करंट पास आउट कराएंगे तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास आउट होगी आयन क्या हो जाएंगे कंपोज्ड डिकम्पोज्ड हो जाएंगे, मतलब दोनों आयंस क्या हो जाएंगे अलग हो जाएंगे। जबकि मेटल में वैसी चीज नहीं हो, इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही आती है या फिर नहीं भी हो फिर भी वो इलेक्ट्रॉन पास आउट करते हैं, सॉल्यूशन उसके फेवर में होना चाहिए। समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल कौन सा इलेक्ट्रोड ले सकते हैं हम लोग, जिंक, सिल्वर, लीड, फिर लीड तो कार्बन है लेकिन फिर भी चलता है, लीड भी चलता है, वो भी मेटल हो जाता है नीचे जाते जाते। लीड का तो हम लोग यूज करते भी है। गोल्ड नहीं, सिल्वर होता है, गोल्ड और प्लेटिनियम जल्दी वर्क नहीं, प्लेटिनियम करता है लेकिन हाइड्रोजन की प्रेजेंस में, विदाउट हाइड्रोजन गैस वर्क नहीं करेगा। ओके, फिर उसके बाद निकेल, एल्यूमिनियम है ना, ये सारे से क्योंकि ये सारे अच्छे कंडक्टर है। लेकिन सबसे अच्छा कंडक्टर तुम लोग को देखने को मिलेगा सिल्वर, कॉपर, जिंक, मैक्सिमम केसेस में ये। बाकी ये अपने जो बाकी एल्यूमिनियम होता है उसको इतने अच्छे से वर्क करता नहीं है, मतलब करता है, अच्छा कंडक्टर है लेकिन रिलेटिवली गुड नहीं है, इनके रिलेशन में गुड है नहीं। और तो ये चीज ध्यान रखनी है। और तो यहाँ पर लिखवाने का तो मुझे लगता नहीं है कि कोई कुछ चीजें लिखवाओ, लेकिन खाली चीजें मैं बता दूंगा। ओके चलो, पहला पॉइंट कौन सा होगा, फर्स्ट पॉइंट इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम होगा किसके अंदर, मेटल में। देखो दोनों का डिफरेंस लिखने का आता है। ओके, मेटेलिक कंडक्टर का और इलेक्ट्रोलाइसिस कंडक्टर का। तो पॉइंट याद रख लेना, अगर नोट डाउन करने तो नोट डाउन कर सकते हो, सेंटेंस अपने आप बना लेना। पहला पॉइंट होगा इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम, क्या होगा मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेकेंड पॉइंट में तुम लोग एग्जाम्पल लिख सकते हो कौन सा मेटल है, मेटालिक में बच्चे, मेटालिक ही इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है ना। ओके, तो इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम किस में होगा, मेटालिक कंडक्टर में। दूसरा एग्जांपल लिख सकते हो। तीसरा, चेंज किस में आएगा, मुझे बताओ, सेल को देख रहे हो, समझ रहे हो, अगर मैं इलेक्ट्रोड की बात करूं तो क्या चेंज आता है इलेक्ट्रोड में, फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज नहीं है, फिजिकल चेंज है। क्लियर हो रहा है? तो फिजिकली क्या होगा चेंजेस, तो लिख देना फिजिकल चेंज अगर लिखना हो तो। बाकी याद कर रहे हो तो याद भी करो, लेकिन फिर लॉन्ग टर्म तक चाहिए। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम, सेकेंडरी एग्जांपल, टर्सरी तुम लोग क्या लिखोगे फिजिकल चेंज। फिर फोर्थ पॉइंट में तुम लोग लिखोगे मैटर ट्रांसफर होता है ना, मैटर ट्रांसफर, मैटर ट्रांसफर हो रहा है ना, जा रहा है कि नहीं, आयंस लूज कर रहा है ना अपने, तो मैटर तो ट्रांसफर हो रहा है ना, तो क्या होगा मैटर ट्रांसफर। दूसरा, टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज करते जाओगे वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज। समझ में आ रहा है? क्योंकि मोमेंटम बढ़ गया है, मोमेंटम बढ़ रहा है तो रेजिस्टिविटी भी क्या हो जाएगी, सॉरी रेजिस्टिविटी नहीं लेकिन रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है? तो रेजिस्टेंस क्या देखने को मिलेगा, किसके साथ, टेम्परेचर के साथ। तो तुम लोग याद रख सकते हो टेम्परेचर के साथ रेजिस्टिविटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ओके, याद कर रहे हो तो अच्छी बात है, लिख रहे हो तो भी, लेकिन यहाँ पे डाल देने सारे पॉइंट, क्योंकि जब भी पूछने को बोले तो फटाफट हम लोग आंसर कर दे। फिर उसके बाद कंडक्टर कैसे है, आयोनिक सॉल्यूशन के कंपैरिजन में ये जो कंडक्टर है वो ज्यादा क्या है, रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग है, वीक नहीं है, क्योंकि इसकी कंडक्टिविटी ज्यादा है एज कंपेयर टू आयोनिक सॉल्यूशन। समझ में? कोई भी मेटल होता है उसको तुम लोग देखना तुरंत ही क्या करेगा, वर्क डन करना शुरू कर देगा। जबकि आयोनिक सॉल्यूशन अगर मैं डायलेट कर दूं तो फर्क पड़ता है ना,
कोई भी मेटल ले लो भाई, ये रॉड ले लो आयरन का, वो भी इलेक्ट्रिसिटी को तुरंत कंज्यूम करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, मतलब वो अच्छा कंडक्टर है ना। जबकि आयोनिक सॉल्यूशन हर बार तुम लोग को रिजल्ट दे ऐसा जरूरी है नहीं। समझ में आ रहा है? तो रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग है। फर्स्ट पॉइंट इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम, सेकंड पॉइंट एग्जांपल, थर्ड पॉइंट मैटर ट्रांसफर, फोर्थ पॉइंट फिजिकल चेंज, फिफ्थ पॉइंट टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस इंक्रीज, और इलेक्ट्रिक कंडक्टर कैसा है? स्ट्रॉन्ग कंडक्टर है। क्लियर है? आएगा भाई। ओके, उसके बाद दूसरा हम लोग का जो है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। कोई पॉइंट तो वैसे छोटा नहीं है। अच्छा, कोई इसमें भी कुछ है नहीं। चलो यहां पर एक चीज, अगर सॉल्यूशन को मैं डायलेट करता जाऊं, जैसे कि मेरे पास चौक भी नहीं है ये यही है शायद, हाँ ये है, सॉरी हाँ। चलो यहाँ पर ध्यान दो बच्चे, अगर मेरे पास NaCl का सॉल्यूशन है 500 ml, कितना? उसके अंदर मैंने यहाँ पे 50 ग्राम डाला था NaCl। जैसे ही मैं इसके अंदर 1000 ml वाटर क्या कर रहा हूँ? इंक्रीज कर रहा हूँ। सेम कंडीशन है, मैंने वाटर इंक्रीज कर दिया है 500 ml, कितना? सॉरी 500 ml था, उसके अंदर 100 ml मैंने इंक्रीज कर दिया है। डायलेशन इंक्रीज हो गया, हाँ 1000 ही है ना, 1000 ऐड किया है, 1000 ml। ओके, लीटर तो बहुत ज्यादा हो जाएगा क्योंकि NaCl फिर तो दिखेगा ही नहीं, 1000 ml में बहुत ज्यादा हो जाएगा। ओके, कोई नहीं, यहाँ पर ध्यान दो, डायलेशन इंक्रीज होगा, आयंस को स्पेस मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तुम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास आउट भी करोगे ना तो भी तुम्हें कंपोनेंट मिलेगा नहीं, मिलेगा कंपोनेंट नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को कंपोनेंट चाहिए तो कंपोनेंट ऐसा होना चाहिए, बहुत ज्यादा लिक्विड फॉर्म बहुत इंक्रीज हो गया है, लिक्विड हो गया ना अभी तो पूरा, पानी के मॉलिक्यूल जल्दी मिल रहे हैं एज कम्पेयर टू आयोनिक मॉलिक्यूल। समझ में आ रहा है? घर के पानी में इलेक्ट्रिसिटी जल्दी पास आउट नहीं होती, नहीं तो वैसा देखने जाते ना तो ये अभी ये सारे खंबे दिख रहे हैं तुम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी पानी में उतरी हुई दिखाई देती और कोई गाड़ी चल भी नहीं पाती, बहुत टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि डायलेशन ज्यादा है, सॉल्ट तो है अंदर, इम्प्योरिटीज आयंस है, लेकिन पानी बहुत ज्यादा है, मतलब हाई, मतलब वाटर का अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है तो डायलेशन इंक्रीज हो जाता है, जिससे आयंस मिलना मुश्किल है। एक कोलरोश करके लॉ आएगा, कोलरोश लॉ, उसमें यही चीज है। वीक सॉल्यूशन के लिए हम लोग देखते हैं, क्योंकि वीक सॉल्यूशन अच्छा कंडक्टर होता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका डायलेशन बहुत ज्यादा हो जाता है और उसके जो आयंस है जल्दी आयोनाइज्ड होते हैं नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कंडक्टिविटी डायलेशन पे कम हो जाती है। तो हमें इलेक्ट्रोलाइटिक स्टेट कौन सी चाहिए? लिक्विड नहीं, सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कैसे होगा बच्चे? सॉल्यूशन है, हमें मोल्टेन स्टेट चाहिए। कौन सी? सुना है ना, एक्वा स्टेट तो हम लोग वाटर सॉल्यूशन बना रहे हैं उसको बोलते हैं, लेकिन एग्जैक्ट वर्ड क्या होगा? मोल्टेन स्टेट, कि थोड़ा मतलब विस्कोसिटी जिसकी ज्यादा होनी चाहिए, इतनी भी ज्यादा नहीं, मीडियम होनी चाहिए। विस्कोसिटी क्या होनी चाहिए? विस्कोसिटी मतलब स्निग्धता, वो जेली होती है ना, जेली छोड़ो, वो हनी, ओके, शहद। तो पॉइंट में क्या आएगा? पहले विस्कोसिटी होनी चाहिए। स्टार्टिंग से दिखाता हूं, पहले हम लोग को पहले मोल्टेन स्टेट में सॉल्यूशन चाहिए। कौन सी स्टेट में? मोल्टेन स्टेट में सॉल्यूशन चाहिए। सेकेंड चीज, एग्जाम्पल तो तुम लोग अलग अलग सॉल्यूशन के लिख सकते हो, जैसे कि NaCl इन एक्वस सॉल्यूशन, NaCl इन फ्यूज्ड NaCl आता है। ओके, कोई नहीं, देखोगे तो पता चलेगा, अभी तो याद कर लेते हैं। पहला पॉइंट मोल्टेन, सेकेंड पॉइंट सॉल्यूशन कौन से हो गए? NaCl इन एक्वस सॉल्यूशन एंड फ्यूज्ड NaCl। फिर थर्ड पॉइंट में मैटर ट्रांसफर होगा या आयन ट्रांसफर होगा टू मैटर? आयन
आयन किस में ट्रांसफर होगा? मैटर में। कॉपर में हो रहा है ना, तो आयन किस में ट्रांसफर होगा? मैटर में। चेंज कौन सा आएगा? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल देखो, जैसे प्लेट डाली सॉल्यूशन का कलर चेंज हो गया, रेडिश ब्राउन कलर, लेकिन साथ साथ क्या हुआ? फिजिकल के साथ साथ केमिकल चेंज भी आया। यहाँ पे दोनों चेंज हो गए, केमिकल एंड फिजिकल चेंज। क्लियर है? ओके। मोल्टन स्टेट एग्जांपल तुम लोग सॉल्यूशन लिख सकते हो, कॉपर सल्फेट लिखो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी सॉल्यूशन याद आए। ओके। थर्ड पॉइंट मैटर ट्रांसफर होगा। फोर्थ पॉइंट फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। फिफ्थ पॉइंट टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगी। डिक्रीज होगी बेटा, रेजिस्टिविटी नहीं, रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है? आयंस को मोमेंटम के लिए अच्छे सा प्लेस मिल रहा है और यहाँ पे आयंस कम हो रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं ना, रेजिस्टेंस क्या होगा? डिक्रीज होगा। ओके। और विस्कोसिटी अभी बता दिया था, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी कैसी होगी? मीडियम, ज्यादा भी नहीं और कम भी नहीं, लेकिन विस्कोसिटी चाहिए। और लास्ट पॉइंट कंडक्टर स्ट्रॉन्ग होगा, रिलेटिवली लो होगा, रिलेटिवली वीक होगा ना। किसके रिलेशन में? इलेक्ट्रोड के रिलेशन में कैसा होगा? वीक होगा। हम लोग ये दोनों रिलेटिवली, ये वाला पॉइंट मैंने दोनों का रिलेटिवली ही बोला है, एक दूसरे की कंपैरिजन है, बाकी दोनों कंडक्टर है, दोनों कंडक्टिविटी शो करते हैं, लेकिन हमें क्या करना है? रिलेटिवली देखना है। फिर से बता रहा हूं, मोल्टन स्टेट सेकंड पॉइंट, एग्जांपल लिख दो। थर्ड पॉइंट मैटर ट्रांसफर होगा या आयन से मैटर? आयन से मैटर। ओके। फिर फोर्थ टेम्परेचर इंक्रीज। ओके। फिजिकल एंड केमिकल चेंज होगा ना, फिजिकल एंड केमिकल चेंज। उसके बाद विस्कोसिटी क्या होगी? मीडियम। और लास्ट पॉइंट रिलेटिवली लो। ओके। फिर उसके बाद उसमें क्या आएगा? फर्स्ट पॉइंट, बहुत ज्यादा विस्कोसिटी हो जाएगी ना, तो उसमें क्या होगा? पहली बात तो हम लोग करंट पास आउट करें, आयन भी मिलेगी नहीं, क्योंकि जो उन लोग के बीच में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो बहुत ज्यादा देना पड़ेगा। दूसरा कुछ होगा नहीं, आयंस को डीकंपोज अगर करना है ना, हमें डीकंपोज करना हमारा मेन प्रायोरिटी हमारी क्या है? डीकंपोजिशन ही है। इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करके कैसे भी करके आयंस को क्या करो? डीकंपोज करो। अभी विस्कोसिटी बहुत ज्यादा होती है ना, तो वहां पे करंट का फ्लो बहुत ज्यादा लगता है। सर ने अभी बहुत ज्यादा करंट का फ्लो, मतलब कहीं ना कहीं तुम लोग एनर्जी को क्या कर रहे हो? वेस्ट कर रहे हो। समझ में आ रहा है? तो मोल्टेन स्टेट तो चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा हाई मोल्टेन भी नहीं होना चाहिए। इतना ज्यादा विस्कोसिटी इंक्रीज कर दो, मोल्टेन स्टेट पूरी धीरे धीरे सॉलिड में कन्वर्ट होने जैसे हो जाएगी, तो उसमें तुम लोग एनर्जी देनी पड़ेगी। बड़ा बर्फ का टुकड़ा होता है ना, उसको इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो से तोड़ा जा सकता है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी कैसी लगेगी हमें? बहुत हाई लगेगी, तो वोल्टेज बढ़ जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो यूजफुल है ही नहीं, क्योंकि एनर्जी तो तुम लोग बर्बाद कर रहे हो। समझ में आ रहा है? तो विस्कोसिटी कोशिश हो तो मेंटेन होनी चाहिए। बाकी हाई विस्कोसिटी पे भी शो तो हो ही जाती है कंडक्टिविटी, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो डिकम्पोजिशन के लिए क्या लगता है? ज्यादा। ओके। बाकी मीडियम रखना है हमें नॉर्मल सेल के लिए। जैसे कि तुम लोग ये वाला तुम लोगों ने देखा होगा, बैटरी खोल के देखिए कभी? देखिए ना, उसके अंदर जो लिक्विड आता है ब्लैक कलर का, पूरा 3-4 फॉर्म होते हैं। तुम लोगों को इतनी अच्छी प्रॉपर लिक्विड स्टेट वहां पे देखने नहीं मिलती। ओके। वही हम लोग का मोल्टेन सॉल्यूशन देखा जाता है। तुम लोगों ने वो लीड वाला सेल देखा होगा, जाने दो। कार की बैटरी देखी है? कार की बैटरी के अंदर लिक्विड भरा जाता है, पता है ना? ओके। वो भी ऐसा नहीं कि बहुत पानी वाला लिक्विड, हाथ लगाओगे तो पानी जैसा लग रहा है, नहीं। ओके। हाँ, थोड़ा विस्कोसिटी उसमें होती है, नॉर्मल विस्कोसिटी होती है, मीडियम लेवल पे। चेक करना कभी, कार की खराब बैटरी होती है ना, उसको खाली मतलब एक चेक करने के लिए कि भाई कैसा होता है अंदर का फॉर्म। तो कार की बैटरी में हम लोग यही इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन यूज करते हैं, क्योंकि बिना लिक्विड कोई बैटरी वर्क करेगी नहीं। इतना लिक्विड फॉर्म ऐसा पूरा प्रॉपर पानी जैसा नहीं है। जैसे कि अभी ये जो बारिश गिर रही है ना, इस बारिश में तुम लोग जाओ, तुम लोग गीले नहीं होगे। मतलब जस्ट सिंपल चीज, मतलब गीला होना मतलब पानी के बूंदे लगना, वो नहीं। वो जो अंदर से पहले जो पुरानी बारिश होती थी, तो जो हम लोग गीले होते थे ना, ऐसे पूरे अंदर से ये हो गए, जल्दी सूख नहीं रहा है कुछ,
समझ में आ रहा है? अंदर से फील होता था यहाँ पर बारिश हमें लगी है। अभी देखो तुम लोग जाते नहीं हो, मेरा डेली का आना जाना ना, मैं देखो 2 मिनट में मैं सूख जाता हूँ, कोई पंखे की नीड नहीं। समझ में आ रहा है? पहले के टाइम पे जब बारिश होती थी ना तो एयर का फ्लो बहुत ज्यादा होता था, अभी के टाइम पे नहीं। इस पानी की डेंसिटी बहुत ज्यादा है। ओके, डेंसिटी इसकी बड़ी है क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरियाज है, तो इंडस्ट्रियल एरियाज की वजह से अरे